हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन को जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। प्रेशर और फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज। अब मान लीजिए ये आपकी आर्टरी है, उसके अंदर जो ब्लड है वो हर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। हम उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद हमको ये जानना पड़ेगा ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हमारा जब हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम जो हमारे आर्टरीज के वॉल्स पर प्रेशर पड़ेगा उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसका ऑप्टिमल रेंज है 120 mm ऑफ Hg। उसके बाद हम देखते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अब हमारा हार्ट जब रिलैक्स करेगा तब हमारे आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, जो ब्लड प्रेशर हमारे आर्टरीज के ऊपर तब पड़ता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड उसका ऑप्टिमल रेंज है 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को समझने के बाद हम हाइपरटेंशन का डेफिनेशन इजीली समझ सकते हैं। तो हाइपरटेंशन का डेफिनेशन ये है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 140 mm Hg और ग्रेटर एंड और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 90 mm Hg और ग्रेटर ओवर अ सस्टेन पीरियड। अब समझ लीजिए कि किसी पेशेंट का बीपी है 140 mm Hg या फिर उससे ज़्यादा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm Hg है या फिर उससे ज़्यादा है ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर ये मेंटेन हो रहा है 140 mm Hg बाय 90 mm Hg से ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के कई कैटेगरीज हैं, उसको डिवाइड करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में। उसको हम समझेंगे ये टेबल के द्वारा। अब नॉर्मल लेवल्स जो हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 120 mm ऑफ Hg से 129 mm ऑफ Hg तक रहता है, और डायस्टोलिक जो रहता है 80 to 84 mm ऑफ Hg तक रहता है। जब एलिवेट हो रहा है, एलिवेटेड इन द सेंस ये फिजियोलॉजिकल है, जब एक्सरसाइज के टाइम वगैरह बढ़ सकता है। ये जो है 130 to 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 85 to 89 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हमारा हाइपरटेंशन आएगा। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 से 159 mm ऑफ Hg दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 90 to 99 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर ये सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, दैट इज स्टेज 1 ऑफ हाइपरटेंशन। वैसे ही स्टेज 2 के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 160 to 179 एंड डायस्टोलिक इज 100 to 109। और वैसे ही स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो 180 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 mm ऑफ Hg। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। अब क्लासिफिकेशन और कॉजेज को एक साथ क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन होता है हाइपरटेंशन का, इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉज। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज हाइपरटेंशन इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है जो कि मैक्सिमम लोगों में देखी जाती है, 85% ऑफ लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन देखी जाती है, एंड जो सेकेंडरी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है ये 15% लोगों में उतना ही दिखती है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये इसके नाम से ही पता चलता है हमें कि इसका कोई कॉज नहीं है, ये अपने आप आती है। तो इसके अंदर कई रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हेरिडिटरी हो सकती है पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन डेवलप कर सकता है। एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन बढ़ता जाता है। वेट गेन और ओबेसिटी ये भी लीडिंग कॉज है हाइपरटेंशन के लिए। सॉल्ट इंटेक से क्या होगा कि सोडियम रिटेंशन बॉडी में बढ़ेगा, सोडियम रिटेंशन की वजह से H2 मतलब हमारा वाटर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा एंड रिस्क बढ़ेगा हाइपरटेंशन डेवलप करने के लिए। वैसे ही अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग और सिडेंटरी लाइफस्टाइल ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन।
सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है विच हैज़ सम अंडरलाइंग कॉज और डिजीज, सम अंडरलाइंग कॉज और डिजीज। अब वो जो है डिजीज इट कुड बी रिलेटेड टू रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रीनल आर्टरी सिनोसिस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंडोक्राइन डिजीज के अंदर वी हैव कशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म एक्सेट्रा। तो ये कुछ डिजीजेस एंडोक्राइन सिस्टम के हैं जिसके अंदर हाइपरटेंशन देखी जा सकती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कॉर्टिकेशन ऑफ आओर्टा दिखता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो कि हाइपरटेंशन को इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब हम जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। अब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो होता है कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। अगर कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ गई तो इट विल लीड टू हाइपरटेंशन। अब वो कौन सा फैक्टर्स हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं? वो फैक्टर्स हैं इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। देन इंक्रीज इन सोडियम, सोडियम टेंशन जब बॉडी के अंदर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वाटर रिटेंशन भी होगा। तो वाटर रिटेंशन और सोडियम रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं रास मैकेनिज्म, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस एज वेल एज कार्डियक आउटपुट दोनों बढ़ेगी। अब हमने जो पीछे एटियोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस किए थे, जो रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए थे, उसके वजह से चेंजेस हो रहे हैं। कहाँ चेंजेस हो रहे हैं? हमारे आर्टरीज के अंदर, आर्ट्रियोलर सिस्टम के अंदर, जो वो चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन। अभी जो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन जो है रेड्यूस हो रहा है। अब ये रेड्यूस ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स, इसका मेन इफेक्ट हमको दिखेगा किडनीज पे। बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स को, बहुत सारे ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन, बट हमको मेन इफेक्ट दिखेगा किडनीज के अंदर। अब किडनीज जो है, किडनीज के अंदर जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है, JGA अपैरेटस बोलते हैं इसे, उसके जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं रेनिन। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा में फ्री घूम रहा है, जो कि सिक्रीट करता है लिवर, ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट करता है लिवर। ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि एंजियोटेंसिन है वो कंबाइन करता है रेनिन के साथ और बनाता है एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 कंबाइन करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 बनता है एंजियोटेंसिन 2। अब मेन रोल आता है हमारे एंजियोटेंसिन 2 का। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करेगा और फर्दर वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ऐड करते हुए स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज मोर ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अब जैसे ही हमारा एल्डोस्टेरॉन का रिलीज हो रहा है, ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाएगा। सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट, ये दोनों मिलकर हाइपरटेंशन को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में द पेशेंट इज़ असिम्टोमेटिक। रूटीन ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पे हमको पता चलता है कि द पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो द सिम्टम्स आर हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, fatigue and confusion, epistaxis, chest pain, shortness of breath, edema। अब ये जो सिम्टम्स लाइक हेडेक, डिजीनेस और नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फटीग एंड कन्फ्यूजन, ये सिम्टम्स आ रहे हैं ड्यू टू सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन। अब क्या हो रहा है, ब्रेन तक हमारे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिसके वजह से ये सब सिम्टम्स आते हैं। अब सिम्टम्स लाइक ब्लड विजन, ये आते हैं ड्यू टू हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी। उसके बाद में एपिस्टैक्सिस जो सिम्टम है ये आ रहा है बिकॉज जो ब्लड वेसल्स नोज के अंदर होते हैं वो हो जाते हैं फ्रेजाइल, वो नाजुक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस लाइक सिम्टम्स आते हैं।
चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये आ रहे हैं ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा। ये हमको लेटर स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन में दिखेंगे। एंड एडिमा जो है वो पेरिफेरल, सेरिब्रल और पल्मोनरी एडिमा होता है। और ये जो एडिमा है वो लेटर स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में दिखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन आर हार्ट फेलियर, सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट दैट इज स्ट्रोक, इस्चेमिक या फिर हेमोरेजिक। देन वी हैव रीनल फेलियर, रेटिनोपैथी, left ventricular hypertrophy and aneurysm of aorta. Investigations and diagnosis related to hypertension. अब हम पहले ध्यान देंगे पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री पे, वेदर ही हैज़ अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, उसकी लाइफस्टाइल देखेंगे, उसकी डाइट देखेंगे, वेदर ही इज़ डायबिटिक, हम ये सब बातें ध्यान देखेंगे क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर। देन वी कम टू फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जनरल एग्जामिनेशन जैसे कि उसका BMI, उसका ओबेसिटी असेसमेंट, फिर उसका स्किन पैलर, एडिमा, उसके वाइटल साइंस देखेंगे जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके एग्जामिनेशन ऑफ आइज करेंगे, ओके। देन वी हैव CBC, उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, फास्टिंग ब्लड शुगर्स, लिपोप्रोटीन, क्रिएटिनिन, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन यूरिन एनालिसिस के अंदर 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं। देन टू नो द फंक्शनिंग ऑफ हिज हार्ट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ हिज हार्ट वी कैन डू ECG एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। कमिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर पेशेंट को हमको एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करना होता है, उसका सॉल्ट इनटेक को कम करवाना है, एक प्रॉपर डाइट को मेंटेन करना है, प्रॉपर लिमिटेशंस टू अल्कोहल एंड सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। अगर इस सब से हाइपरटेंशन मैनेज नहीं हो रही तो वी गो टू मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर वी हैव यूज़ ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो अलग अलग क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है, जो कि होते हैं एंड डायूरेटिक्स, रास इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सिम्फेटोलाइटिक एजेंट्स एंड वैसोडायलेटर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।